हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्निज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सो स्टूडेंट्स, हम वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस कर रहे हैं जो कि 1 नंबर के आते हैं, तो इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। ये ज़्यादातर 1 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं। सो आइए समझते हैं। आज हम क्वेश्चन 5 से शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन 5 में आपको दिया गया है, वाई आर कैपिटल बजटिंग डिसीजंस वेरी क्रूशियल फॉर एनी बिजनेस। तो स्टूडेंट्स, हमेशा याद रखना, जब भी कैपिटल बजटिंग नाम आ जाए फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर में, तो इसका मतलब होता है फिक्स्ड एसेट्स को खरीदना। बेसिकली जो भी फंड्स हैं उसको हम फिक्स्ड एसेट्स खरीदने में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो कैपिटल बजटिंग को सीधा फिक्स्ड एसेट से आप कनेक्ट कर लेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगा, जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी। सो ऐसा क्यों कहा जाता है कैपिटल बजटिंग डिसीजन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी भी बिजनेस के लिए। आइए पढ़ते हैं। तो आंसर में लिखा है, बिकॉज दीज अफेक्ट द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस इन अ लॉन्ग रन। तो हमको पता है स्टूडेंट्स, कोई भी अगर हम फिक्स्ड एसेट खरीदते हैं तो लॉन्ग रन में, मतलब लंबे समय में, अर्निंग कैपेसिटी बिजनेस की अफेक्ट होती है। अब ये अर्निंग कैपेसिटी क्या है स्टूडेंट्स? मतलब कमाने की क्षमता। अब जैसे मान लेते हैं कि आप एक मशीन से 1 लाख रुपए के अराउंड पैसा कमा रहे थे, लेकिन अगर वहीं आप 2 मशीन ले आते हैं तो आप 2 लाख रुपया कमा सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स? आपकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ गई ना। और मशीन के थ्रू ही ऐसा हो सकता है। या तो आपका ऐसा काम है जिसमें मशीन नहीं यूज़ है, तो आप वहाँ पे लैंड फिर बढ़ाइए अपनी। जैसे एग्रीकल्चर में क्या होता है, अगर एक एरिया है तो उसमें जितना प्रॉफिट आ रहा है, तो अगर एरिया डबल हो जाए तो उसमें और प्रॉफिट आने लग जाएगा। तो इस तरीके से हमेशा कैपिटल बजटिंग डिसीजन की वजह से कैपेसिटी आपकी बढ़ती है। The size of assets, the profitability and the competition are affected by the capital budgeting decision। तो ये 3 चीज़ें हमेशा याद रखना है स्टूडेंट्स। जब भी साइज ऑफ एसेट्स के बारे में आप पढ़ लें, ठीक है, या आप कैपिटल बजटिंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो साइज ऑफ एसेट्स ज़रूर लिखना, क्योंकि फिक्स्ड एसेट के बारे में बात होती है। उसके अलावा प्रॉफिटेबिलिटी पे भी असर पड़ता है आपकी, और कंपटीशन पे भी असर पड़ता है। क्योंकि कंपटीशन में अगर ज़्यादा अच्छी मशीन है या उनके कैपिटल बजटिंग ज़्यादा अमाउंट से होती है, तो ऐसे में आप जो है वो पीछे रह जाएंगे और वहाँ पे आपको लॉस होना शुरू हो जाएगा स्टूडेंट्स। क्लियर है? तो हमेशा याद रखना, कैपिटल बजटिंग का जो टॉपिक है उसमें से एक क्वेश्चन 100% आते ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे बोला गया है, वाइल टेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन, if there is only if there is only one project, how is its viability assessed। तो मतलब इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते समय अगर कोई एक प्रोजेक्ट है तो हमको कैसे पता लगेगा, हम क्या चेक करेंगे कि हमको उस प्रोजेक्ट में पैसा लगाना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, बस एक ही तरीका है इसका पता करने का। आप दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन कीजिएगा। पहली चीज़ होती है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, और दूसरी चीज़ होती है इंटरेस्ट ऑन डेट ऑफ द प्रोजेक्ट। अब इन दोनों का मतलब क्या होता है, आइए समझ लेते हैं एक बार। देखिए स्टूडेंट्स, मान लेते हैं कि आपको एक प्रोजेक्ट शुरू करना है और उसके लिए आपको एक मशीन चाहिए, और मशीन जो है वो आप कैश से नहीं लेना चाहते, वो आप उधार पे लेना चाहते हैं। ठीक है, तो आपने उधार ले लिया मशीन के लिए। अब वो जो उधार है, जाहिर सी बात है आपको उस मशीन का इंटरेस्ट भी भरना पड़ेगा। तो ब्याज जो देना होता है उधार पर, उसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन डेट। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये 9% का था, तो इतना तो आपका हर साल देना ही देना होगा या हर महीने देना होगा, जो भी आपने तय किया है। अब उसके हिसाब से रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होता है? तो आपने मशीन खरीद ली, मान लेते हैं, उसके बाद आपने 1 साल तक काम किया और आपको 12% का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिला, मतलब उस मशीन ने आपको 12% रुपया कमा के दिया। तो इसका मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आ रहा है और आपका जो पैसा है वो कम जा रहा है। तो ऐसे केस में स्टूडेंट्स हमेशा याद रखना, कंपनी इन्वेस्ट करेगी उस मशीन में, ठीक है, या उस प्रोजेक्ट में। तो ये शॉर्ट तरीका था समझाने का। तो आप इसमें ROI अगर ग्रेटर होता है इंटरेस्ट ऑन डेट से, तो हमेशा कंपनी को उस प्रोजेक्ट में कोशिश करके, ठीक है, अब जैसे ऐसा मस्ट भी, इतना भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन कोशिश करके उसमें प्रोजेक्ट में पैसा ज़रूर लगाना चाहिए। और इतना और याद रखना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो 12% का आया है, ये भी अंदाज़ा लगाया है कंपनी ने। ठीक है, कंपनी की मैनेजमेंट जो कि फ्यूचर
थोड़ा सा देख पाती है कंपनी का, तो वो ये अंदाज़ा लगा सकती है कि इस मशीन से हमको कितना प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तभी वो मशीन खरीदते हैं, क्योंकि अगर मान लेते हैं बाद में उन्होंने देखा कि 12%, अब मान लेते हैं ये कम भी हो सकता है ना, 8% भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, तो ऐसे में तो उनको लॉस हो जाएगा, मशीन तो उन्होंने खरीद ली है, इन्वेस्ट कर दिया है। तो ये सारे अंदाज़ी वाली चीज़ें होती हैं, और ये जब आप भी अगर फाइनेंशियल फील्ड में जाते हैं स्टूडेंट्स, तो आपको भी ये सब पता लग जाएगा। क्वेश्चन 7 की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन 7 में आपको बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है, द साइज ऑफ एसेट्स, देखिए अभी पढ़ के आए हम ऊपर, साइज ऑफ एसेट्स, द प्रॉफिटेबिलिटी एंड कॉम्पिटिटिवनेस आर अफेक्टेड बाय वन ऑफ द फाइनेंशियल डिसीजन। तो याद रखिएगा, इसको हम कैपिटल बजटिंग डिसीजन बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसा कौन सा फाइनेंशियल डिसीजन है जिसकी वजह से एसेट पे असर पड़ता है, प्रॉफिटेबिलिटी पे पड़ता है, कॉम्पिटिटिवनेस पे पड़ता है? तो याद रखिएगा, कैपिटल बजटिंग मतलब फिक्स्ड एसेट के जो इन्वेस्टमेंट होती है। क्वेश्चन 8 में दिया हुआ है, विच डिसीजन डिटरमाइंस द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड फाइनेंशियल रिस्क। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से समझना, ऐसा कौन सा डिसीजन है जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब क्या होता है, आपने जितना पैसा मार्केट से उठाया उसी को कैपिटल बोला जाता है, उसमें शेयर होल्डर्स फंड भी होता है और डेट भी होता है। तो उसकी कॉस्ट, कितना खर्चा आएगा, उसको आपको शेयर होल्डर्स को कितना डिविडेंड देना है, डिबेंचर होल्डर्स को कितना इंटरेस्ट देना है, तो ये होती है उसके ऊपर लगी कॉस्ट। तो स्टूडेंट्स, उधार लेने के लिए आप जब लोगों से मदद मांगते हैं, चाहे वो शेयर होल्डर्स फंड के लिए हो, चाहे वो डिबेंचर्स के लिए हो, उसी को बोलते हैं कैपिटल। और उधार लेने के लिए जो एक्स्ट्रा पैसा लगता है, जो आपको देना हो सकता है, उसको बोलते हैं ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो इस शब्द में मतलब ढूंढना। अब होता क्या है, अभी तो आपको समझ आ रहा है क्योंकि यहाँ पर देखिए आंसर में भी फाइनेंशियल डिसीजन लिखा है, लेकिन जब बहुत सारे क्वेश्चंस के बीच में ये क्वेश्चन होता है तो कभी कभी इतना ध्यान नहीं जाता उस समय। तो ऐसे में क्या होता है स्टूडेंट्स, आपको कुछ ऐसे शब्द देखने होते हैं जो आपको इसकी पहचान करा दें। ठीक है, फाइनेंशियल रिस्क भी लिखा हुआ है, तो ये जाहिर सी बात है, फाइनेंशियल डिसीजन ही ऐसा डिसीजन होता है। और हाँ, यहाँ पर देखिए डिसीजन वर्ड आ गया ना, तो इसका मतलब वो 3 डिसीजन जो थे उन्हीं में से आपका कोई आंसर होगा। कभी कभी कॉन्सेप्ट आ जाता है या कुछ और आ सकता है इसकी जगह, तो उसमें आपको सोचने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर डिसीजन आ गया स्टूडेंट्स, तो वो 3 डिसीजन जो है, इन्वेस्टिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन और फाइनेंशियल डिसीजन, इन तीनों में से एक आएगा, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आज की क्लास में जो क्वेश्चन किए आपको समझ आए। बहुत जल्द मिलते हैं अगली क्लास में नए क्वेश्चन के साथ। टिल देन, बाय बाय।